चैप्टर सॉलिड स्टेट में कुछ टर्म समझने हैं। यूनिट सेल 4 तरह की होती हैं, 4 टाइप्स। पहली आपकी प्राइमेटिव, PRIMATIV, प्राइमेटिव मतलब सिंपल क्यूबिक। सेकंड होता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और फोर्थ होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, 4 तरह के यूनिट सेल के सिस्टम है। क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7 टाइप के। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जिसमें से मैं नाम लिख रहा हूं। पहला है क्यूबिक सिस्टम, सेकेंड ऑर्थोरोम्बिक, तीसरा रोम्बोहेड्रल, फोर्थ हेक्सागोनल, फिफ्थ ट्राइगोनल के बाद टेट्रागोनल कह लो, चलो टेट्रागोनल, 6 मोनोक्लिनिक और 7 ट्राइक्लिनिक। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ओके, एक होता है ब्रेविस लैटिस, BRAVAIS, ब्रेविस लैटिस। 4 तरह का, देखो क्यूबिक भी 4 तरह का यूनिट सेल रखेगा, ऑर्थोरोम्बिक भी 4 तरह का रखेगा। तो इस तरह से ये सभी 4 तरह के यूनिट सेल रखेंगे तो 7 क्रिस्टल है, 4 तरह की यूनिट सेल रखेंगे तो टोटल 28 ब्रेविस लैटिस होनी चाहिए। अगर ये सभी 4 तरह की यूनिट सेल रखते हैं तो टोटल 28 टाइप के ब्रेविस लैटिस मतलब स्ट्रक्चर होते चाहिए। लेकिन ये सभी 4 तरीके नहीं रख, कोई 4 रखेगा, कोई 3 रखता है, कोई 1 ही रखता है। तो इसमें केवल 28 में से अब तक 14 ब्रेविस लैटिस ही एग्जिस्ट करती हैं। केवल 14 ब्रेविस लैटिस ही एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे पास। ओके, अब बात करते हैं ये 14 ब्रेविस लैटिस कैसे काम करेंगी, इनके लिए क्या पैरामीटर डिसाइड किए गए। तो हमें एक पैरामीटर समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने एक यूनिट सेल बना दी, ये यूनिट सेल बन गए। ये आपकी होगी यूनिट सेल, और यहां मैंने एक सेंट्रल एटम माना। ओके, तो यहां से 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। ये इसको मैंने ए नाम दिया, ए पैरामीटर, इसको मैंने नाम दिया बी पैरामीटर और इसको मैं सी। तो 3 तरह की एक्स वाई जेड डायरेक्शन में 3 तरह की इंटरफेशियल एज लेंथ मानी जाएंगी। तो एज लेंथ, साइड लेंथ 3 तरह की हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। अब हमको समझना होगा क्या ए बी सी जो 14 ब्रेविस लैटिस हैं, तो क्या उन 14 ब्रेविस लैटिस के अंदर ए बी सी एक दूसरे के बराबर है या एक दूसरे के बराबर नहीं है, उसके बेस पर ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। तो एक तो पैरामीटर हो गया, इनको बोलते हैं पैरामीटर। टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, इसमें 3 पैरामीटर तो हो गए ये लेंथ के। ओके, अब देखो इनके बीच का ये एंगल और ये एंगल, एक को अल्फा माना, एक को बीटा, एक को गामा। तो 3 तरह के एंगल होंगे। इंटरफेशियल एंगल,
इंटरफेशियल FACIL इंटरफेशियल एंगल 3 होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो हमको समझना होगा 1 2 3 3 पैरामीटर हो गए और 3 पैरामीटर, ये टोटल 6 पैरामीटर है। 1 2 3 4 5 6 6 पैरामीटर है, 3 एंगल के हैं, 3 लेंथ के। अब ये एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे, कितने एंगल के बराबर होंगे, उनके बेस पर 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर बनते हैं। तो उन 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर को टेबल हम एक फोटो सेंड करेंगे, उससे आप देखो। वैसे ये लर्न करना मुश्किल होता है क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैंने इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक बनाई। इसको लर्न करने की एक ट्रिक बना रही है हम। उस ट्रिक के लिए क्या अरेंजमेंट है उस पर ध्यान दो। ट्रिक है CT, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं। CT तो हरि ओम CT तो हरिओम। बजाता वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, मैं ऊपर ले देता हूं। बजाता था का मीनिंग है, बजाता का कोई मीनिंग नहीं है। तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। CT तो हरि ओम बजाता था, ये ट्रिक है। मैं कि इसका क्या मतलब है इस ट्रिक का, तो जरा ध्यान से सुनना इस ट्रिक का क्या मतलब है। इसका मतलब है C4 क्यूबिक सिस्टम। इसका क्यूबिक सिस्टम मीनिंग है इसका क्यूबिक सिस्टम। तो हमने यहां C को लिखा क्यूबिक, C को लिखा क्यूबिक, C को क्या लिखा, क्यूबिक सिस्टम। ओके। T को हमने बोला यहां ट्राइगोनल, T को हमने बोला ट्राइगोनल, C को हमने बोला ट्राइगोनल। इसे एक और नाम देते हैं, उसका नाम होता है रोम्बोहेड्रल। इसका एक और नाम है रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं इसको। ओके, मैं ट्राइगोनल कहना पसंद करता हूं। तो वर्ड जो लगाया हमने, ट्रिक बता रहा हूं लर्न करने की, तो वर्ड लगाया है उसको हमने नाम दिया टेट्रागोनल। ओके। अब बात करते हैं हरी जो वर्ड है उसके लिए हमने लगा हेक्सागोनल। ओके। अब आता है ओ वर्ड, ओ को हमने बोला ऑर्थोरोम्बिक। M फॉर मोनोक्लिनिक। और था वर्ड का मतलब है यहां लास्ट में ट्राइक्लिनिक। थोड़ा सा परेशानी होगी। T फॉर ट्राइगोनल, तो फॉर टेट्रागोनल, तो TO टेट्रागोनल। ओके। ट्राइगोनल T और था वर्ड लगाया हमने ट्राइक्लिनिक। ये 3 नाम ध्यान रखना। ओके। अब देखो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उससे ये आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर रटते रहना टेबल को। अब करना क्या, उस पर ध्यान दो। क्यूबिक के नीचे मैंने नंबर लिखा, क्यूबिक के नीचे नंबर लिख रहा हूं मैं 111, सॉरी क्यूबिक के नीचे नंबर लिखा 11। अच्छी तरह देखो 11। ओके। C के नीचे लिखा क्यूबिक मतलब 11 नंबर। T फॉर ट्राइगोनल, इसके नंबर लिखा मैंने 11 और पीछे वाले 1 पे स्टार। ओके। तो के लिए लिखा मैंने 21 लर्न करना होगा 21। हेक्सागोनल नंबर 22, तो 11 हो गया, पहला 11, दूसरा 11 स्टार, 21 ऑर्थोरोम्बिक 31, मोनोक्लिनिक 32 और ट्राइक्लिनिक 33। ये मैंने नंबर लिख दिए 31 32 33। अब इनका नंबर मैंने लर्न कर लिया। चलो अब इसका क्या मतलब है, इस बात को डिटेल में समझाना है कि इस लाइन का क्या मीनिंग होता है। ओके। अब ये कैसे समझना है, 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं। क्यूबिक सिस्टम हेडिंग डाली हमने, क्यूबिक सिस्टम दिख रहा है, हाँ क्यूबिक सिस्टम। उसका नंबर है 11, तो हमने उसका नंबर लिख दिया 11 नंबर है। इस लाइन का मतलब समझो। 1 का मतलब है
आपके पास 3 पैरामीटर थे लेंथ के, ए बी और सी, और एंगल था अल्फा बीटा गामा। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लेंथ के बारे में। क्यूबिक की लेंथ का ऑर्डर ए बी और सी। अगर कहीं 1 लिखा है, 1 का मतलब होता है ये तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर है। इस 1 का मतलब है तीनों के लेंथ एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। 1 का मतलब जब 1 आएगा तो हम कहेंगे तीनों बॉन्ड लेंथ, एज लेंथ एक दूसरे के बराबर है। ओके, अगले 1 का, ये तो लेंथ बता रहा है, लेंथ, और ये बताता है बॉन्ड एंगल को। अब इसका 1 का क्या मतलब है? अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा, और ये लिखा मैंने 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। समझो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। 1 मतलब बराबर, तो अल्फा बराबर बीटा के, बीटा बराबर गामा के, और गामा बराबर 90 डिग्री के। ओके, 1 का मतलब बराबर तीनों, तो अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, गामा बराबर 90 डिग्री। तो ये मैंने लिखा 1 का मीनिंग। ओके, अब मैं बता रहा हूं ट्राइगोनल का मतलब। समझो ध्यान से, किसका? ट्राइगोनल का मतलब। तो मैंने यहां लिख दिया हमने ट्राइगोनल, और इसके नीचे लिखा है 1 1 डैश। ये इसका क्या मतलब है? तो ध्यान समझो, इस 1 का मतलब है आपका लेंथ से। 1 मतलब लेंथ, ए बी सी, 1 मतलब बराबर, तो ए बराबर बी, बी बराबर सी। तो ट्राइगोनल में ए लेंथ, बी लेंथ, सी लेंथ तीनों बराबर होंगे। अब 1 के ऊपर स्टार का क्या मतलब है? 1 मतलब बराबर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। समझो ध्यान से, हमने ट्राइगोनल में लिखा है अल्फा बीटा गामा। 1 मतलब बराबर, तो अल्फा बराबर बीटा के, बीटा बराबर गामा के। लेकिन सर इसके ऊपर स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब है बट नॉट इक्वल टू 90। ये तीनों बराबर है 1 की वजह से, स्टार का मतलब, लेकिन वो 90 के बराबर नहीं है, कोई और एंगल है 90 के अलावा। इस तरह से लर्न कर सकते हो। ये 1 की मीनिंग समझ में आई। अब हम बात करते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल लिखता हूं मैं यहां, तो यहां मैंने लिख दिया टेट्रागोनल, और इसके नीचे लिखा है 21। इसका मतलब समझो, 21 का मतलब लिख रहा हूं मैं। किसका मतलब? 21 का। तो ये लेंथ के लिए है और ये एंगल के लिए। ओके, तो ए लेंथ, बी लेंथ और सी लेंथ। समझो ध्यान से, टेट्रागोनल का मतलब 2 नंबर, 2 का मतलब 2 बराबर होंगे, 2 का मतलब 2 बराबर होंगे। 1 का मतलब सभी बराबर, सभी एक जैसे। 2 का मतलब 2 बराबर होंगे, तो ए और बी बराबर। 2 लाइन का मतलब है ए और बी एक दूसरे के बराबर, तो ए और बी बराबर है, केवल 2 बराबर होंगे, ए और बी बराबर है, तो सी बराबर नहीं है। भाई जब मैं 2 बराबर बोल रहा हूं तो ए बराबर बी है, लेकिन सी को बराबर मत कहो। ठीक है, अब एंगल की बात कर रहा हूं। एक लिखा है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ओके, 1 का मतलब तीनों बराबर, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और क्रॉस नहीं लगा है इसलिए ये भी बराबर, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ओके, समझ में आया? 2 का मतलब है केवल 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। किसकी? हेक्सागोनल का अरेंजमेंट। इसको कैसे लर्न करेंगे? तो हमने यहां लिखा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के नीचे लिखा है 22, ए बी और सी। 2 मतलब 2 बराबर, ए बराबर बी के। 2 मतलब 2 बराबर, ए बराबर बी के, लेकिन सी बराबर नहीं होगा। ओके, एंगल की बात करें, अल्फा, समझो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं हेक्सागोनल की। अल्फा बीटा और गामा केवल 2 बराबर होंगे, केवल 2 बराबर होंगे, तो अल्फा बराबर बीटा के, अल्फा बराबर बीटा के, अल्फा बराबर बीटा के, और ये बराबर होता है 90 डिग्री का। केवल 2 मतलब 2 ही बराबर होंगे, अल्फा बीटा के बराबर होता है 90 डिग्री के। इसमें गामा एंगल आपको लर्न करना पड़ेगा, 120 डिग्री का होता है, जो बराबर नहीं है इन दोनों के। ये एंगल आपको लर्न करना पड़ेगा, गामा 120 डिग्री का एंगल। ओके, मतलब हेक्सागोनल आपको टेंशन देगा, लर्न करना पड़ेगा।
अल्फा बीटा के बराबर, दो मतलब अल्फा बीटा के बराबर मतलब 90 डिग्री, और तीसरा वाला डिफरेंट, तो हमने डिफरेंट में पूछा कितना एंगल, तो वो लर्न करना पड़ेगा, गामा बराबर 120 डिग्री। ओके, तो हेक्सागोनल थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब थोड़ा और आते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक इसके नीचे लिखा है 3-1। अब 3 का क्या मतलब है वो समझो, ए बी और सी। 1 का मतलब होता था तीनों बराबर, 2 का मतलब होता है दो बराबर, और 3 का मतलब 3 बढ़ाया है 3 बढ़ाया है, इसका मतलब एक भी बराबर नहीं। 3 का मतलब एक भी बराबर नहीं। 1 का मतलब तीनों बराबर, 2 का मतलब दो बराबर, और 3 का मतलब एक भी बराबर नहीं। तो ए बी और सी तीनों बराबर नहीं है। अब एंगल की बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। 1 मतलब सब बराबर, तो ये सब बराबर है, ये सब बराबर हो गए। तो ये हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक के बारे में, सही मारा है, ऑर्थोरोम्बिक के बारे में। अब दो और समझने हैं, इसमें अगला है आपका मोनोक्लिनिक, जो भी लर्न करना पड़ेगा आपको। जैसे हेक्सागोनल में गड़बड़ था, ऐसे ही मोनोक्लिनिक भी गड़बड़ है। मोनोक्लिनिक इसका है 32। तो इसको देखो, 3 ए बी सी, 3 का मतलब एक भी बराबर नहीं, तो नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। ओके, अब इसकी बात करते हैं एंगल की, अल्फा बीटा, ध्यान से समझे ना, अल्फा बीटा गामा। यहां थोड़ा सा टेंशन है, यहां दो बराबर होंगे, दो बराबर कौन से होंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं दो बराबर है, अल्फा और गामा बराबर है 90 डिग्री के, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहां भी टेंशन है, स्टार लगा दिया मैंने। यहां आपको लर्न करना पड़ेगा, हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा बराबर थे, मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, लर्न करना पड़ेगा। अगला और लास्ट केस, अगला और लास्ट केस कैसे ध्यान रखें, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक नंबर लिखा है 3 ए बी सी, 3 का मतलब एक भी बराबर नहीं, एक भी बराबर नहीं, और अगले अल्फा बीटा गामा 90, 3 का मतलब एक भी बराबर नहीं, तो ना ये इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है, और ना ये इसके बराबर है। इनमें से कोई एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। अगला कंसेप्ट, रेडियस रेशियो। हमें पढ़ना है एक टॉपिक, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए रेडियस रेशियो निकाला जाता है। किसके लिए निकालते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए कह लो, आयनिक क्रिस्टल के लिए हम लोग रेडियस रेशियो निकालते हैं। क्या होता है ये, रेडियस का रेशियो, रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन की रेडियस अपॉन एनाइन की रेडियस। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब सोचो, कैटाइन सेंट्रल एटम माना जाएगा, ये जितना बड़ा होगा, कैटाइन को मैं सेंट्रल एटम मान रहा हूं, ये जितना बड़ा होगा रेडियस रेशियो उतना बड़ा होगा। अगर रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन आर सी बड़ा होगा, तो रेडियस रेशियो भी बड़ा होगा, रेडियस रेशियो बड़ा होगा, रेडियस रेशियो जो है बड़ा होगा। और ध्यान रखना, रेडियस रेशियो बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, स्टेबिलिटी हाई होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। क्या मीनिंग है इनकी, थोड़ा इसको डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले समझो, कैटाइन के चारों तरफ हमने एक कैटाइन लिया छोटे साइज का, और एक कैटाइन लिया बड़े साइज का, ये बड़े साइज का कैटाइन। छोटे साइज का कैटाइन के चारों तरफ सराउंडिंग एटम होगा, ये सराउंडिंग एटम है,
1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, और ये इसके सराउंडिंग एटम होंगे। तो आप सोचो किसमें ज्यादा सराउंडिंग एटम आएंगे, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। तो हम कहेंगे इसके सराउंडिंग एटम ज्यादा होंगे, सराउंडिंग एटम ज्यादा, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई। तो अगर बिग है कैटाइन, बिग कैटाइन है, बड़ा साइज है कैटाइन का, तो सराउंडिंग एटम उसके ज्यादा होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हाई होगा। एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह समझना, मान लो मैं एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ कुछ सराउंडिंग एनाइन बनाता हूं। मान लो ये बहुत ही छोटा एक कैटाइन है, ये बहुत ही छोटा एक कैटाइन है, ये वाला, ये दिखा दिया मैंने, और इसके चारों तरफ ये हम बना रहे हैं इस तरह से, थोड़ा रफ कर देता हूं, ऐसे समझो। ये मैंने बनाया नेगेटिव आयंस, ये मैंने बना दिया नेगेटिव आयन, और ये भी है नेगेटिव आयन। ओके, टच कर रहे हैं, और ये बीच में रखा है पॉजिटिव आयन, ये बीच में पॉजिटिव आयन छोटा सा। तो एक डायग्राम तो ये हुआ कि बहुत ही छोटा कैटाइन इस तरह से रखा हुआ है, और नेगेटिव चार्ज इस तरह से रखे हैं। 3 केस बनाऊंगा, फिर तीनों केसों को कंपेयरिंग करेंगे। हमने एक और एलिमेंट दिखाया, ये दोनों एनाइन है, नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाला भी एनाइन है, और बीच में रखा है ये कैटाइन, टच करते हुए कैटाइन पॉजिटिव चार्ज, टच करते हुए। ये टच नहीं है, ये टच है। ओके, एक और केस दिखाया मैंने, ये बड़ा कैटाइन दिखा दिया, ये बड़ा कैटाइन दिखा दिया, और इसके सराउंडिंग में दिखा दिया ये 3 एनाइन। ठीक है, ये 3 केस मैंने शो किए। अब तीनों केस में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा आइडिया समझते हैं। पहले केस में कैटाइन टच नहीं है एनाइन से, कैटाइन नॉट टच विद एनाइन। अगर कैटाइन टच ही नहीं है एनाइन से तो ऐसा केस अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल का केस है। इस कंडीशन में पैकिंग जो है वो अनस्टेबल होती है। अब हम बात करते हैं कैटाइन टच है, यहां भी टच है, यहां भी टच है, यहां भी टच है। कैटाइन अगर टच है तो ये थोड़ा स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल है। ओके, और देखो एनाइन भी टच है, कैटाइन भी टच है और एनाइन भी आपस में टच है। देखो यहां टच है, ये यहां टच है, ये यहां। जब एनाइन टच होंगे तो एनाइन के बीच में शुरू हो जाएगा एनाइन और एनाइन, मतलब नेगेटिव चार्ज के बीच में होगा रिपल्सन, और ये रिपल्सन ज्यादा है। ओके, रिपल्सन ज्यादा है तो सीधे पॉइंट स्टेबिलिटी थोड़ी होगी, लेकिन कम होगी, थोड़ी कम। यहां देखो कैटाइन टच है, मतलब ये भी स्टेबल है, और एनाइन टच नहीं है। एनाइन एनाइन के बीच का रिपल्सन, एनाइन एनाइन के बीच का रिपल्सन कम होगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये तो अनस्टेबल का केस है। ये दोनों स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या केस होना चाहिए पैकिंग में? पैकिंग में केस होना चाहिए कैटाइन से तीनों एनाइन, जो भी सराउंडिंग एनाइन है वो टच होने चाहिए, लेकिन एनाइन का आपस में टच नहीं होना चाहिए, तब स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो ये 3 केस बताए कि पैकिंग का अरेंजमेंट कैसे हो। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है, और उस स्ट्रक्चर का रेडियस रेशियो कितना होता है। ये टेबल आपको रेडियस रेशियो की लर्न करनी होगी, तब निकलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चेक करते हैं, हमने यहां लिखा रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, यहां लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर।
उसके बाद लिख दिया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की शेप, और यहां लिख दिया एग्जाम्पल। ओके, अगर किसी एग्जाम्पल का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल। एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं B2O3। तो देखो क्वेश्चन में कहे B2O3 एग्जाम्पल है, या ट्राइगोनल शेप है, या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो रेडियस रेशियो आपको लर्न होना चाहिए। और रेशियो होता है 0.155 से, ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू 0.155 से 0.225, इस रेंज में रेडियस रेशियो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए। ये टेबल लर्न होनी चाहिए। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्ट्रक्चर का नाम टेट्राहेड्रल, एग्जाम्पल में लिख दिया हमने ZnS, जिंक सल्फाइड, और इसका रेडियस रेशियो है 0.225 से, और वैल्यू है ये 0.414 तक का रेंज। ओके, अब हमने माना कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इसका एग्जाम्पल हमने माना NaCl, क्या माना? NaCl, और इसकी रेंज है 0.414 से 0.732 की रेंज। ओके, ये 6 की रेंज हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, स्ट्रक्चर का नाम क्यूबिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 8, स्ट्रक्चर का नाम क्यूबिक, एग्जाम्पल में लिया सीजियम क्लोराइड, और इसकी रेंज है रेडियस की 0.732 से 1। ओके, एक और मैंने माना कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसमें 2 केस है, SCP और CCP। SCP के एग्जाम्पल में बेरिलियम मैग्नीशियम, और CCP के एग्जाम्पल में कैल्शियम स्ट्रोंशियम। ठीक है, इसका रेडियस रेशियो हमने माना 1। ठीक है, ये 1 से लेके है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है रेडियस रेशियो की रेंज का, जो हमें लर्न होना चाहिए। अब कुछ लोग, हमारे कोर्स में तो नहीं है, कुछ लोग इस रेडियस रेशियो की प्रैक्टिकल डाटा को भी डेरिवेशन में चाहते हैं। कोर्स में नहीं है, मैं केवल 2 को समझाऊंगा जो पूछे जा सकते हैं। उन 2 को देख लेते हैं, बाकी सबको नहीं देखेंगे, आपको यह लर्न ही करना होगा। अब चेक करते हैं कैसे ये ड्राइव करके आए और क्या मतलब है इन रेडियस रेशियो के फॉर्मूलों से। ओके, मान लो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिया। कितना लिया? 3। हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ले लिया। कैसे लेंगे उस पर ध्यान दो। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, अच्छी तरह समझना, और एक एटम मैंने यहां रखा एनाइन का, एक एटम मैंने यहां रख लिया टच करते हुए एनाइन का, और दोनों को टच करते हुए एक मैंने यहां रखा। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। ये 3 एनाइन हो गए। ट्रायंगल का नाम देता हूं मैं A, ये B और ये C पॉइंट। इसके बीच में यहां रखा है कैटायन, इस जगह पर कैटायन रखा है टच करते हुए। ये मैंने कैटायन रख दिया टच करते हुए बीच में, नीले पेन से दिखा देता हूं। ये टच करते हुए कैटायन रख दिया। ओके, ABC ट्रायंगल है। अब आपको समझना क्या है उस पर ध्यान दो। मैंने यहां से इस तरह से इसके सेंटर को मिलाया और इस जगह पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी इस तरह से। ओके, ये लाइन बना के एक ट्रायंगल बना के तैयार कर लिया इस तरह से। ये देखो, ये इस तरह से। ठीक है, अब सोचो ये पूरा एंगल, ये वाला 60 डिग्री का है। ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का ट्रायंगल का, लेकिन ये इतना एंगल होगा 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। ये टर्म नाम लिया हमने B, इसको मैंने लिख दिया E, और यहां नाम लिख देता हूं D।
कुछ भी लिख लो। तो देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये वाला ये ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल बी डी ई के अंदर बी डी, ये एंगल थीटा है, कॉस 30 मुझे निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा कॉस 30। बेस क्या होगा, ये एंगल है तो ये लाइन बेस होगी बीई लाइन बेस हो गई बीई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी से लेके डी तक, ये लाइन हाइपोटेन्यूज हो गया बी डी। अब समझो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, बी से ई, ये है रेडियस ऑफ एनाइन, मैं लिख देता हूं आर ए, रेडियस ऑफ एनाइन। ओके, और इसको क्या कहोगे आप, बी डी को, यहां से लेके यहां तक, तो रेडियस ऑफ एनाइन और ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कैटाइन आर सी। तो ये हो जाएगा बीई रेडियस ऑफ एनाइन आर ए, और ये हो जाएगा आर ए प्लस आर सी। ओके, ये हमने माना। तो अरेंजमेंट क्या आने वाला है उस पर थोड़ा ध्यान दो, इसको पूरे को उल्टा कर लो। तो 2/√3 आर ए प्लस आर सी डिवाइड बाई आर ए लिखोगे, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे, आर, इसका ये हो गया 1 प्लस आर कैटाइन अपॉन आर एनाइन, ये आ गया। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगी। तो क्या कंडीशन आने वाली है, 2/3 -1 इज इक्वल टू आर सी अपॉन आर ए, हो जाएगा। और यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे आर सी अपॉन आर ए की वैल्यू। तो आर सी अपॉन आर ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.155। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में रेशियो आ रहा है, छोटा वाला लेते हैं हम, 0.155। ओके, अब यही मैं कंसेप्ट लगा के कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए बताया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बहुत पूछता है वो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इस कंसेप्ट को सीखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेडियस रेशियो निकालना है, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है, इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टेडल बॉडीज आर, ऑक्टेडल बॉडी की रेडियस स्मॉल आर है, एंड रेडियस ऑफ एटम जो उसके सराउंडिंग में है इंक्लोज पैकिंग कैपिटल आर, तो इन दोनों का रिलेशन बताओ। अब ध्यान से समझना, इस जगह पर अरेंजमेंट क्या है उसको फॉलो करते हैं। तो आप 4 स्फीयर टच करते हुए दिखा रहा हूं मैं, पहले अच्छे तरह समझना। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर के कोने पर ऐसे करके मैंने एटम रखा, एक और ये 2 एटम, ये 3 एटम और ये 4 एटम। तो आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को शो कर रहे हो और एटम दिखाए 4, होने चाहिए 6। तो देखो 1 2 3 4 ये बॉइड बना, इसको ढकते हुए एक ऊपर से, इसको कवर करते हुए एक ऊपर से और एक पीछे से, एक ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। तो टोटल 6 एटम टच माने जाएंगे और ये बीच में हो गया कैटाइन, ये कैटाइन हो गया। ओके, अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, अच्छी तरह समझना। ये ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो ये ट्राइंगल बन गया आपका। इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। ओके, ए, ये बी और ये सी, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया।
आर एनाइन, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर एनाइन, ये भी आर एनाइन है, और ये है आर कैटाइन, और ये आर एनाइन। ओके, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस में थीटा है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, बेस लाइन है ए से लेकर बी तक, ए से बी, ए बी अपॉन, ये बेस लाइन होगी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए से लेकर सी तक। कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। ए बी देखो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ये आर एन आइन है और ये आर एन आइन है, तो ये हो गया आर एन आइन प्लस आर एन आइन, 2 आर ए अपॉन ए सी, आर ए आर सी प्लस आर ए, तो 2 आर ए है और 2 आर सी है। ओके, देखो इसको मैं ले सकता हूं 2 आर ए, 2 कॉमन लोगे तो आर ए प्लस आर सी, 2 से 2 कैंसिल। ओके, अब उल्टा कर लो, √2 अपॉन 1 आर ए प्लस आर सी अपॉन आर ए, ये वैल्यू आएगी 1 प्लस आर सी अपॉन आर ए। ओके, इसको ले सकता हूं 1.414, ये 1 इधर ले आओ तो -1 इज इक्वल टू आर सी अपॉन आर ए। तो यहां फाइनली क्या आया, ये आया आर सी अपॉन आर ए इज इक्वल टू 0.414, ये हो गया रेडियस रेशियो। ओके, अब मैं आपको बता दूं कैटाइन ये है और यही है ऑक्टेडल बॉइड, ये ऑक्टेडल बॉइड है तो उसकी रेडियस हो गई, ऑक्टेडल बॉइड की रेडियस है आर, तो मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर सी को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आर से, और सराउंडिंग एटम एनाइन की रेडियस को उसने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से। यहां रखोगे तो आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.414, तो ये आपका रिलेशन आ गया इसका। ओके, और साथ में रेडियस रेशियो भी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेडियस रेशियो होता है 0.414 से स्टार्ट होता है और आगे चलता है, तो मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं हम 0.414। ओके, तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का रेडियस रेशियो का कंसेप्ट। अब देखो रेडियस रेशियो पर कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, यहां मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन में एज लेंथ गिवन हो, एज लेंथ गिवन हो, अगर क्वेश्चन में एज लेंथ गिवन हो, ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए फॉर्मूला है आर सी प्लस आर ए, कैटाइन की रेडियस प्लस एनाइन की रेडियस बराबर ए, आर सी प्लस आर ए इक्वल टू ए, बताया था, बहुत पहले बताया था। फेस सेंटर क्यूबिक के लिए फॉर्मूला है आर सी प्लस आर ए इज इक्वल टू ए बाई 2। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए फॉर्मूला है आर सी प्लस आर ए √3a बाई 2, ये मैंने फॉर्मूले बताए थे। ओके, अगर एज लेंथ नहीं दी जाती है, अगर एज लेंथ नॉट गिवन, सोचो इस बात को, अगर ए की वैल्यू ही नहीं दी है तो ये फॉर्मूले लगेंगे नहीं भाई। जब ए ही नहीं दिया है तो ये फॉर्मूले ऊपर वाले कैसे लगाओगे? तब क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो की रेंज आर कैटाइन अपॉन आर एनाइन, इसका सारा लेंगे, इसकी सहायता से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब मैं कुछ कंसेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को फॉलो करने वाला हूं, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां, हाईएस्ट कैटाइन एनाइन रेशियो, हाईएस्ट कैटाइन एनाइन रेशियो, हाईएस्ट कैटाइन एनाइन रेशियो किसका होगा, ये पूछा है। चॉइस दी है मेरे पास सीजियम फ्लोराइड, बी चॉइस है लिथियम फ्लोराइड, सी चॉइस हमारे पास NaF, और डी चॉइस हमारे पास, ये 3 चॉइस दी है मान लो। ओके, तो मैंने अभी बताया रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटाइन
अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। मैंने कहा था कैटाइन का साइज बड़ा होगा तो रेडियस रेशियो बड़ा होगा। तो रेडियस रेशियो बड़ा होगा अगर कैटाइन का साइज बड़ा होगा। देखो एनाइन तो तीनों में फ्लोरीन है, एनाइन की रेडियस आर ए तो फिक्स है क्योंकि एनाइन ही एक जैसे हैं। अब बचा कैटाइन, और कैटाइन चाहिए बड़ा। लिथियम सोडियम सीजियम में सबसे बड़ा साइज होता है सीजियम का, सीजियम का साइज बड़ा होता है। तो सीजियम का साइज बड़ा होगा तो रेडियस रेशियो भी बड़ा होगा। तो आंसर जाएगा फर्स्ट, सीजियम फ्लोराइड की रेडियस रेशियो लार्ज होगी। एक और क्वेश्चन समझो। कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 154 पिकोमीटर, ओके। और सिलिकॉन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 188 पिकोमीटर, ये दी हुई है। तो पूछा है एटॉमिक रेडियस बताओ सिलिकॉन का। क्वेश्चन में पूछा है एटॉमिक रेडियस ऑफ सिलिकॉन इज, सिलिकॉन का पूछा है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले समझो ये है सिलिकॉन और ये है कार्बन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी है 188। ये सिलिकॉन की डिस्टेंस और ये कार्बन की डिस्टेंस। तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ सिलिकॉन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 188, ठीक है। सिलिकॉन की रेडियस चाहिए, अब कार्बन की रेडियस चाहिए। कार्बन की बॉन्ड लेंथ दी है, हमें रेडियस चाहिए। तो समझो रेडियस ऑफ कार्बन इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ का आधा। कार्बन का बॉन्ड लेंथ है 154, इसका आधा कर दो 77। तो यहां लिख सकता हूं मैं 77 इक्वल टू 188। तो रेडियस ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 111 पिकोमीटर। इसमें से इसको घटा दो तो 111 पिकोमीटर आएगा। सही में आया क्वेश्चन। चलो थोड़े और क्वेश्चनों की बात करते हैं, ठीक है। रेडियस रेशियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकालें इन क्वेश्चनों को। रफ करता हूं, अच्छी तरह समझना। ये मैंने रफ कर दिया और यहां मैं लिख रहा हूं कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन लिखा मैंने, एन आयनिक कंपाउंड ए बी, एन आयनिक कंपाउंड ए बी, एक आयनिक कंपाउंड है ए बी, हैज जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर, हैज जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जेडएनएस टाइप जैसा है, ओके। इफ द रेडियस ऑफ ए, इफ द रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव, मतलब कैटाइन की रेडियस ये हमको दी हुई है 22.5 पिकोमीटर, ओके। तो पूछ रहा है रेडियस ऑफ बी नेगेटिव, देन रेडियस ऑफ बी नेगेटिव एनायन की रेडियस पूछी है। तो जरा समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ए बी जेड एन एस टाइप है, ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि एज लेंथ क्या है। एज लेंथ नॉट गिवन, क्वेश्चन में एज लेंथ गिवन नहीं है, ए की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। अब लगेगा रेडियस रेशियो का फॉर्मूला, और जेड एन एस टाइप है, ओके। जेडएनएस टाइप में सबसे पहले समझो, जेडएनएस टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और रेडियस रेशियो क्या होगा। तो रेडियस रेशियो की रेंज जेडएनएस के लिए, रेडियस रेशियो की रेंज है 0.225 से, टेबल से 0.225 से 0.414, यह रेंज होती है, ओके। हमेशा न्यूमेरिकल करते समय पहला वाला डाटा लेते हैं, मिनिमम रेडियस को लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया रेडियस रेशियो बराबर रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। कैटाइन की रेडियस रेशियो हम लेंगे इस वाले को 0.225, रेडियस ऑफ कैटाइन दिया हुआ है 22.5, और रेडियस ऑफ एनाइन मतलब रेडियस ऑफ बी नेगेटिव पूछा है। तो आर बी नेगेटिव की वैल्यू हो गई 100
पिकोमीटर। इसे कट गया और आया 100 पिकोमीटर। समझ में आया? जब एज लेंथ नहीं है तब। अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट हम घुमा दें तो कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। ये हमने रेडियस रेशियो से क्यों किया है? क्योंकि इसमें एज लेंथ गिवन नहीं है। अब मान लो एज लेंथ गिवन होती तो हम रेडियस रेशियो से नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियस रेशियो में एक रेंज है 0.225 से 0.414, तो एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, इस रेंज के अंदर आंसर आएगा। अगर एज लेंथ गिवन है तो इसको नहीं लगाएंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन समझते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है ए बी है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ए बी है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ओके। और इस क्वेश्चन में लिखा है इफ द एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, इफ द एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, एज लेंथ दी है 400 पिकोमीटर गिवन है। रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कैटाइन भी दिया हुआ है एज 75 पिकोमीटर। 75 पिकोमीटर दिया है रेडियस ऑफ कैटाइन। देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनाइन, देन कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनाइन। अब हमने पूछा क्या एज लेंथ दी है, तो आप कहोगे एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर, ओके। रेडियस ऑफ कैटाइन RC 75 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ एनाइन चाहिए, एज लेंथ गिवन है और स्ट्रक्चर है NaCl टाइप। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन पहले आ गया, NaCl टाइप का जो अरेंजमेंट है वो FCC टाइप होता है। कैसा होता है? FCC टाइप। अगली वीडियो में बताऊंगा, अभी याद कर लो। FCC टाइप इसका अरेंजमेंट है और FCC अरेंजमेंट के लिए फॉर्मूला है RC प्लस RA इज इक्वल टू A/2। RC की वैल्यू 75, RA निकालना है, A की वैल्यू 400/2, तो ये 200 आया, तो 75 प्लस RA इज इक्वल टू 200, तो RA की वैल्यू हो गई 200 माइनस 75 और ये वैल्यू आ जाएगी 125। RA इज इक्वल टू 125 पिकोमीटर। इस फॉर्मूले को लगा के हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। यहां रेडियस रेशियो का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि एज लेंथ गिवन है, एक पर्टिकुलर फिक्स आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा।